तो बेटा देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन अपने पास में क्या रहता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है वो जब लगता है जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करती हुई जा रही हो, दोनों बॉडीज रफ हो तब लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। बेसिक आइडिया आपको फ्रिक्शन का है क्योंकि क्लास 9th के सिलेबस। ठीक है, तो प्रॉपर अपने पास में इसकी जो डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रजिस्ट द मोशन ऑब्जेक्ट is sliding over each other, sliding over। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को रजिस्ट करता है जब दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रही हो, फोर्स को बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से लगता है कि ये मोशन को अपोज करता है। इट एक्ट सच दैट, इट एक्ट सच दैट इट अपोज द मूव, जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसको अपोज कर रहा होता है फ्रिक्शन इस तरीके से। ठीक है, फ्रिक्शन जब लगता है जब दोनों सरफेस परफेक्टली स्मूथ। ठीक है, फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर परफेक्टली। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कोई भी सरफेस है वो स्मूथ है ही नहीं, तो हर किसी सरफेस के ऊपर में फ्रिक्शन घिरा। ठीक है, अब फ्रिक्शन का देखो थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस नेचर का ये फोर्स है उस बारे में। जैसे कि एक अपने पास में एक ब्लॉक है जो कि ऐसी किसी सरफेस है इसके ऊपर में चल रहा है। ठीक है, दोनों एक इस तरीके से कॉन्टेक्ट। ओके, अगर मैं इनको माइक्रोस्कोप लेवल पे बनाता हूँ तो देखो किस तरीके से होता है। समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, इसको करने की जरूरत। इसके जो लोएस्ट सरफेस है, इसकी लोएस्ट सरफेस पे अपने पास में एटम्स होंगे। ये एटम का न्यूक्लियस है, बाहरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाली सरफेस है इसमें भी ऐसे ही होगा, ये इसके एटम होंगे, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सेल हैं वो बन रही हैं। मैं ज़्यादा प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, समझने के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली सरफेस है इसका जो न्यूक्लियस है इधर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो न्यूक्लियस है दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, और यहाँ के जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के साथ में, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस, ऐसे इन सब के बीच में लिंकेज रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बनती है, थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो पा रहा है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि एटम बहुत ज़्यादा है तो कई बार वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जितना बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। कुछ केसेस में फ्रिक्शन है वो थोड़ा। तो ये हमने लिखा है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन ऐसे रहता है। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन के नेचर की, तो फ्रिक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में ये लग रहा है। तो नेचर की बात करें तो अपने पास में फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और साथ साथ में फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जब लग रहा होता है जब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर में फ्रिक्शन डिपेंड करता है, वो लिखने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, वो हम फैक्टर लिखने वाले। सबसे पहला है अपने पास में, वो है नेचर ऑफ मीडियम, और जो दो सरफेस हैं उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम
बिटवीन सरफेसेस इन, तो सरफेस है कॉन्टेक्ट में, उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है फ्रिक्शन। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, ये इस सरफेस पे रखी हुई है, ये सरफेस है स्मूथ, ठीक है। सिमिलर केस में एक दूसरा केस मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। इसकी जो सरफेस है वो पहले की कम, ठीक है। इस केस में देखो कि अपने पास में रफ है। अगर मैं यहाँ से किसी बॉडी को मूव करवाऊँ, इस पे मूव करवाना इजी है, सरफेस पे मूव करवाना इजी है, और रफ सरफेस पे मूव करवाना हार्ड है। इस चीज़ से हमें क्या पता चला, जो फ्रिक्शन है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे कम लग रहा है। ये अपने पास में है पहला लॉजिक फ्रिक्शन का। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको एफ से लिखा करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। जितनी ज़्यादा दो सरफेसेस रफ होंगी उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फ्रिक्शन हो। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो सरफेस ज़्यादा स्मूथ हैं तो उनके बीच में कम फ्रिक्शन है, दो सरफेस अगर रफ हैं तो उनके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन। ओबियस सी बात है, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट इसके बाद में जो पॉइंट है वो है अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंगली अपने पास में एक एग्जांपल आता है, इस तरीके से है एक बॉक्स, इस तरीके से ये है दूसरा बॉक्स। ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने भर दिया है, ठीक है। एक बेटा लिया है एम्प्टी बॉक्स, दूसरा वाला जो बॉक्स हमने लिया है वो है लोडेड बॉक्स। पहले वाला जो बॉक्स है वो है एम्प्टी, ये वाला है, इस केस में इसके वेट की मैं बात करूं तो कैपिटल एम जी है। इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है की वैल्यू है कैपिटल एम जी के इक्वल। इसका जो वेट हो गया है वो m प्लस एम, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल। इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो हो गया है m प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। इसको मुझे मूव करवाना है, वो अपने लिए थोड़ा सा इजी है, इसको मूव करवाना अपने लिए हार्ड है। देखो फ्रिक्शन का हमें पता चल गया कि जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो उस केस में उसको मूव करवाना उतना ही हार्ड है। राइट वाले की जो केस है उस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो मूव करवाना हार्ड है, तो राइट वाले केस पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चला जो फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल, स्मॉल एन है जो नॉर्मल रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शन। इसके बाद में नंबर थर्ड केस जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को समझो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अपने लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो। ऐसे है बेटा एक सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर में मैंने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर एक ए लेटर लिख, एक बार ऐसे रख, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक को इस तरीके से F4 से पुश करवाता हूँ, इस केस में भी F4 से पुश कर, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम इसको कंपेयर करते हैं कि किस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास में कोई लॉजिक निकल के नहीं आया, ठीक है। चाहे इस बॉडी को ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, दोनों ही केस में अपने के लिए मूव करवाना मुश्किल है। अगर पहले केस में मूव नहीं करवा पा रहे, ऐसे अगर रख देंगे, से एक एग्जांपल सोचते हैं, अपने पास में कोई रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर को हम ऐसे मूव नहीं करवा पा रहे,
उसको मैं ऐसे पटक दूंगा तब भी उसको मूव नहीं करवा पाएंगे, ऐसे नहीं करवा पाए हैं तो ऐसे भी नहीं करवा पाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई भी केस मुश्किल हो सकता है, कोई भी केस इजी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उस तरफ की सरफेस कैसी है, बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ से कोई डिपेंडेंसी आती है। ये बनता है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे अपने पास में दो सरफेसेस हैं। ओके, एक इसके ऊपर की, ठीक है, इस तरीके से दो सर अपने पास में देखो क्या है। अगर ये वाली बॉडी है और ये वाली बॉडी, जब दोनों एक दूसरे पे कर रही हो, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस भी रफ है, ये वाली सरफेस। अब ये दोनों सरफेसेज अगर कांटेक्ट में आ गई हैं तो इस तरीके से रहें। ठीक है, अब अपने पास में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, उस पर तो फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं। अगर मैं इसको प्रॉपरली जूम करके देखूं तो यहाँ पे जो ये जो है ना, तो बोला जाता है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, इतना सा है। इसके बाद में यहाँ पे कांटेक्ट, इसके बाद में यहाँ पे कांटेक्ट, ठीक है, इसके बाद में यहाँ ये वाली सरफेस है थोड़ी सी कांटेक्ट में। ठीक है, ये दो सरफेस है ऊपर और नीचे वाली, ये वाली सरफेस है दो, ये यहाँ पे कांटेक्ट। तो जो फ्रिक्शन है ना वो डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन जो हमें दिखाई दे रहा है एरिया, उस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं डिपेंड करता है, बट फ्रिक्शन डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। माइक्रोस्कोपिकली दो जो ऑब्जेक्ट थी उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है, इस चीज पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। इस चीज को नोट करके रख लो। एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके जो एरिया निकाल रहे हैं, पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक या एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। एक्चुअल एरिया होता है जो इलेक्ट्रॉनिक एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच जो थोड़ा सा कांटेक्ट बन रहा है, उस चीज पे है जो फ्रिक्शन वो डिपेंड करता है। इस पॉइंट को ध्यान से रखना। अगर सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट आए उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। लार्ज सा कांटेक्ट बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से दो सरफेस है, ठीक है, इन दो सरफेसेस के बीच में अगर मैं बात करूँ कांटेक्ट की, इन दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है वो देखो, एक यहाँ पे है कांटेक्ट इनके बीच में, एक यहाँ पे है कांटेक्ट, एक यहाँ पे है कांटेक्ट। ठीक है, नीचे वाली सरफेस का कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि समझना अपने लिए आसान हो। तो ये है कांटेक्ट, इसके अलावा तो कहीं पे कांटेक्ट बन ही नहीं रहा। इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली एरिया ऑफ बन रहा कांटेक्ट बन रहा। या दूसरा इसको बोल सकते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। कोई भी दो सरफेस है माइक्रोस्कोपिकली रफ ही रहेंगी। अब उनका जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो किसी भी केस में ज़्यादा हो सकता है, किसी भी केस में कम हो सकता है, शायद इसमें ज़्यादा हो जाए या शायद इसमें ज़्यादा हो जाए। उस चीज़ पे जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। इस चीज़ को लिख लो। इस पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने पास में आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना भी अपने लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बनता है। अब जो अपने पास में दो नॉर्मल टाइप के फ्रिक्शन होंगे, दो मेन टाइप के फ्रिक्शन होंगे, उनको लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अपने पास में दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं।
एक जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा वाला जो फ्रिक्शन, सबसे पहला जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक, के बारे में लिख लो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये जब लगता है जब दो बॉडीज रिलेटिवली रेस्ट पे हो तब। ठीक है, जब दो सरफेस हैं वो दोनों आपस में रिलेटिवली रेस्ट पे हैं, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है तो बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अकर्स व्हेन surfaces are relative at rest। ये फ्रिक्शन जब लगता है जब दो सरफेस रिलेटिवली रेस्ट पे रहे। ठीक है, ये अपने पास में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और साथ साथ में जैसे कि मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सिंपल सा सिनेरियो है वो क्या है, जैसे कि कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मूव करवाने के लिए हमें कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो जो 20 न्यूटन का फोर्स उसको चाहिए होता है ना, वो जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। पहली बार उसको स्टार्ट करने के लिए जितना चाहिए वहां तक की वैल्यू है उस फ्रिक्शन को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। के बारे में लिख देते हैं, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग दैट मस्ट एक्ट लाइक ए थ्रेशोल्ड स्टार्ट द मोशन। ये एक थ्रेशोल्ड की तरह लग रहा होता है मोशन स्टार्ट करने। ठीक है, ये अपने पास में लगाए हुए फोर्स के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। इट कैन वेरी विद द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना सा हमने फोर्स लगाया है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है। ठीक है, समझेंगे बेटा इसके बारे में। पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरी इसलिए लिख रहे हैं ताकि कभी बाद में ये चीज़ पढ़नी हो तो यही चीज़ काम आएगी। बाकी इनके एग्जाम्पल एग्जाम्पल वो सारे कर ही लेंगे। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फ्रिक्शन की, ठीक है, उसको बोला जाता है लिमिटिंग। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम बोल, ये होता है लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उस वैल्यू को बोला जाता है लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको हम निकाल सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू एस इंटू, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि वैसे लिखा है, तो बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे here s इज इक्वल टू कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। s जो है वह कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन सरफेस इन, ये डिपेंड करता है जो दो कॉन्टैक्ट वाली सरफेस के बीच। ठीक है, दो सरफेसेस हैं, कैसी हैं वो कॉन्टैक्ट के बीच में, कैसे वो रफ है या स्मूथ है, उन सब, ये हो जाता है अपने पास में लिमिटिंग। और अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक में ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। समझेंगे, अभी इसकी थ्योरी लिखी है, बेसिक आइडिया है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसको चलाने के लिए पहली बार उसको स्टार्ट करने के लिए 12 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत है।
बट अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, केस में ये वाली बॉडी मूव नहीं करेगी, और इस वजह से मूव नहीं करेगी। वही फ्रिक्शन है, उसी को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी ये अपने पास में स्टैटिक फ्रिक्शन की छोटी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रिक्शन है काइनेटिक। काइनेटिक एफ सब्सक्रिप्ट की काइनेटिक फ्रिक्शन, ये अपने पास में दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है जब दोनों बॉडीज रिलेटिव मोशन, इट एक्ट बिटवीन एंड दे आर रिलेटिव। जब दोनों बॉडीज रिलेटिव मोशन में होती हैं तब ये लग रहा होता है जैसे एक बॉडी है वो दूसरे पे स्लाइड कर रही है। वन इज स्लाइडिंग ऑन अदर, एक जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली वो रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इधर पे जो अपने पास में पे निकल के आया है इस आएगा एंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और म्यू एस जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर वाला है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नीचे है जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस है, इस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ है उतना ही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में इसमें केस है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज़्यादा। म्यू के और म्यू एस के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा से ही ज़्यादा होता है कोफिशिएंट काइनेटिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर दो बॉडी हैं अपने पास में, ठीक है, दो बॉडी नहीं एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी को रेस्ट से पहली बार स्टार्ट करवाना अपने लिए सबसे मुश्किल होता है, पर एक बार वो स्टार्ट हो गई है उससे आगे उसका मोशन कंटिन्यू करना वो वाला मुश्किल। तो पहली बार स्टार्ट करवाना मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में अगर वो चल ही गई है तो उसके बीच में लग रहा होता है काइनेटिक। तो हमेशा से ही स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू काइनेटिक। ठीक है, इसका जो लॉजिक है वो बता देता हूँ। पहले तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन द कोफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका ये मतलब है किसी की हुई बॉडी को पहली बार चलाने में ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होता है, अगर वो चल रही है तो उसको और ज़्यादा मोशन देना है में कम फ्रिक्शन। ठीक है, इसका जो लॉजिक है पहले में वो, जैसे कि मान लेते हैं भाई दो सरफेस है, एक ये सरफेस है एक इससे, ठीक है, दोनों अलग अलग नेचर की सी। अगर दोनों सरफेस रेस्ट पे हैं उनकी सिचुएशन ऐसी रही, यही अगर दोनों सरफेस हैं उनको ऊपर वाली सरफेस है वो दूसरा डायग्राम है ये। ठीक है, नीचे वाली मतलब कि दोनों बॉडी रिलेटिवली मोशन पे है, एक बॉडी दोनों सेम ही तरफ भी चल रही है, एक बॉडी रुकी हुई दूसरी, ऐसा बना। इसमें दोनों बॉडी रेस्ट में है, दोनों बॉडी रिलेटिवली मोशन।
इस चीज में समझो, तो दोनों बॉडी जब रेस्ट पे रखी हुई थी, उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग थी वो स्ट्रोंग बन गई है। ठीक है, तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रही हैं, तो इनकी इंटरलॉकिंग उतनी नहीं हो पाई है। इस केस में जो अपने पास में स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, दूसरे केस में हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी स्ट्रोंग या इंटरलॉकिंग नहीं हो। ओके, ये हो जाता है अपने पास। लिखते हैं बेटा इस चीज़ को, when two bodies are relatively at rest, जब दो बॉडी रिलेटिवली रेस्ट पे हैं, then their interlocking आज, जब उनकी जो इंटरलॉकिंग है स्ट्रोंग है, इंटरलॉकिंग का मतलब है के बीच में इंटरेक्शन हो। when two bodies are in relative motion, जब दो बॉडी रिलेटिव मोशन है, then there is very low time, इस केस में बहुत कम टाइम है मेकिंग इंटरलॉकिंग। और प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है इंटरलॉकिंग होने, उस वजह से फोर्स जो है, दैट्स वाई कोफिशिएंट मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मोर वैल्यू देन काइनेटिक। इस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू काइनेटिक। ये इस चीज़। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों टाइप के फ्रिक्शन की डायरेक्शन है उसके बारे में। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, किस डायरेक्शन में। ठीक है, सबसे पहली बात मैं करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने पास में इस तरीके से लग रहा है, जो दो बॉडी हैं एक दूसरे के ऊपर में नहीं करना चाहते। ठीक है, एक्ट सच दैट इट विल एन ओ, इस तरीके से लग रहा होता है तो ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से इस तरीके से एक ब्लॉक है जिसके ऊपर में मैंने यहाँ पे मान लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है 12 न्यूटन, क्योंकि 12 न्यूटन से कम फोर्स लगेगा ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। क्लियर सी बात है। अगर मैंने इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया है वो है 10 न्यूटन, ये है यहाँ पे लगाया हुआ फोर्स। अगर 10 न्यूटन का मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये बॉडी नहीं करेगी, इस बॉडी का मोशन नहीं होगा। और इस बॉडी का मोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इस केस में जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा 10 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन का नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को 10 न्यूटन ही बना लेगा।
ताकि इस बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है वो हो सके। और इस तरीके से होता है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन। अगर राइट में मूव करवाना चाहेंगे लेफ्ट में लग जाएगा, लेफ्ट में मूव करवाना चाहेंगे तो राइट में लग जाएगा। ये अपने पास में केस है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर कुछ डाउट आता है केस में आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे एलिगेंट फिजिक्स के नाम से ही अपना चैनल मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ये लिंक जो है अपने पास में चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरीके। काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ही बॉडी मोशन में है तभी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट सच दैट इट will oppose it will oppose the relative, इस तरीके से लग रहा होता है कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज। ऐसे अपने पास में एक सरफेस है, सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ए ब्लॉक। ये ए ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ऐसे लगेगा कि इसके मोशन फ्लो करना चाहेगा या इसके मोशन, ये क्योंकि राइट में जा रहा है इस पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, ताकि इसका मोशन है उसको अपोज कर सके। क्या जाता है अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा लॉजिक है। अगर बाई चांस अपने पास में दो ब्लॉक आ जाते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर ही दूसरा, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगा। ये अपने पास में सिनेरियो है, दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए एक है, ठीक है। ए वाला जो ब्लॉक है मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ए और वाला जो ब्लॉक लेफ्ट पे। इस केस में हमें काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन लिख। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन अब कैसे लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन चाहता है कि इनके बीच का रिलेटिव मोशन ना हो, तब एक दूसरे पे ये दोनों स्लिप ना करें। चाहेगा कि जो 5 की स्पीड से जा रहा है उसको स्लो कर दे और जो 0 की स्पीड है उसको थोड़ा सा फास्ट कर दे। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लग, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन स्लो करना चाहेगा, ये वाले पे इसका जो रिएक्शन पेयर है फास्ट करना। अगला जो सिनेरियो है वो बनाता हूँ। ऐसे है, एक है बॉडी 5 की स्पीड जा रही है, ये वाली बॉडी है वो जा रही है 10 मीटर। ऐसे इस केस के अंदर में काइनेटिक फ्रिक्शन का वो वैल्यू लिख। देखो ये है स्लो, ये वाला है फास्ट। तो जो फ्रिक्शन है ये क्या करना चाहेगा कि बी वाला जो ज़्यादा फास्ट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, ए वाला थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ताकि दोनों बॉडीज रिलेटिवली स्लिप ना करें, रिलेटिव मोशन रखें और एक दूसरे के साथ ही चलने लगे। 5 kg है उसको फ्रिक्शन फास्ट करना चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। घर पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगे, ये अपने पास में का केस हो जाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करता है कि थर्ड लॉ को करेगा ही, ठीक है। एक नोट करके लिख लो, फ्रिक्शन इज एक्ट अलोंग सरफेस। तो फ्रिक्शन है वो हमेशा ही सरफेस के अलोंग ही लग रहा हो, ठीक है। चाहे सरफेस से एक डायरेक्शन में लग रहा हो, राइट में लग रहा हो चाहे लेफ्ट में लग रहा हो, बट सरफेस से परपेंडिकुलर या किसी और ऐसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं। ओके तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स को करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन के कंसेप्ट और थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ सके। ऐसे अपने पास में ये है,
इस सरफेस पे केजी का मास रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, ओके। और इस सरफेस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो हमें इस केस में निकालना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन। इन सब केसेस में है, जब एक केस है जब फोर्स की वैल्यू मैं लगा देता हूँ, सेकंड जब मैं फोर्स की वैल्यू लगा, थर्ड वैल्यू वैल्यू लगा 6 न्यूटन, ठीक है। ये तीनों केस हैं, इन तीनों केस में ही सारे कंसेप्ट में तीनों केसेस में हमें एक्सेलेरेशन लिखना है इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फ्री, ओके। तो देखो अब समझते हैं, ऐसा कोई भी केस होता है फ्रिक्शन का, तो सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले तो इस सरफेस पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो निकाल, इस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल हो जाएगा इसके वेट के इक्वल, है 20, वैल्यू आ गई। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो होता है म्यू 0.2, दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है वैल्यू है कि 4 न्यूटन से कम फोर्स लगा या 4 न्यूटन तक भी फोर्स लगा, ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी ही, ठीक है। ये हमें पता चल गया है। सबसे पहला जो सिनेरियो है वो क्या है कि जब मैंने 2 न्यूटन का ही फोर्स ये बनाया, इस ब्लॉक पे मैंने जो फोर्स लगाया है 2 न्यूटन पे बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो होगा, एक्सेलरेशन 0 है मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब है इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है 2 न्यूटन का ही है, ताकि इस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस्ड। यहाँ पे आंसर आ जाता है, इस पे लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हो जाएगा 2 न्यूटन, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये दोनों आ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड केस, जब जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बन जाती है 4 न्यूटन, फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू बन जाती है। अगर भाई 4 न्यूटन का भी फोर्स लगाया, उस केस में B का एक्सेलरेशन होगा, बस जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग बन जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है 4। लिमिटिंग फ्रिक्शन है की वैल्यू बन, B का जो एक्सेलरेशन 0 रह गया। नेक्स्ट है नंबर, अगर इस बॉडी पे लगने वाला जो है वो है 6, इस केस में बॉडी करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस केस में जो है करेगी, बॉडी जो है वो रेस्ट पे नहीं रहेगी, ओके, ठीक है। इस केस में इस पे बॉडी का एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ हो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा अब वो लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यही होती है इंटू एन। इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या है 4 न्यूटन। लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 4, राइट में जो बॉडी का जो मास है वो है, इधर पे एक्सेलेरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन 2, राइट में है 6, लेफ्ट में नेट फोर्स हो जाता है 6 माइनस 4 अपॉन, एक्सेलेरेशन हो गया है वो हो गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केस में जो फ्रिक्शन है अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन है। इस तरीके से इन तीनों केसेस में फ्रिक्शन और जो अपने पास में एक्सेलरेशन ये निकाल लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन। एक अपने पास में इस तरीके से कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसकी वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, इस ब्लॉक का मास है 2 kg के, और साथ साथ में गिवन है यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू है 0.7। ऐसे अपने पास में कोफिशिएंट गिवन है। ठीक है, तो हमें इस केस में कैलकुलेट करना है कि इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा और इसका एक्सेलेरेशन कितना। व्हाट विल बी फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ये जो ब्लॉक है इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें कैलकुलेट। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 kg है, इसका जो वेट है वो कितना। ठीक है, इसका मैं एक बार अलग से डायग्राम बना डायग्राम। ठीक है, जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये इस तरीके से अपने पास में इस सरफेस पे रखा हुआ है। 2 का अगर मैं वेट रखूँ, 2 का वेट बन जाएगा 2g। ठीक है, और इधर वाला जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा 2 कोस थीटा। इस तरफ वाला कंपोनेंट है बन जाएगा 2 साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में है वो नोट लग जाएगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग, फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। इसका मोशन मोस्ट प्रोबेबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें डिसाइड। तो जब भी हमें फ्रिक्शन निकालना है तो सबसे पहला काम होता है नॉर्मल। इस पे जो लगने वाला नॉर्मल है वो क्या होगा, अपवर्ड में है नॉर्मल, डाउनवर्ड में है 2g कोस थीटा। 2 इंटू 10 इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाता है 2 10 इंटू अंडर रूट 3, ये बन जाएगा 10 अंडर रूट 3। इस पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हो जाता है म्यू एन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है भाई 0.7, वो है 10 अंडर रूट 3 की वैल्यू बचती है 7 अंडर रूट 3। इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है 12 ये अपने पास में है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, इस पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है। ये चीज़ चेक करना अपने लिए ज़रूरी रह जाता है। इस डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स है वो है 2g साइन थीटा। इसका मतलब है 2 इंटू 10, और साइन 30 है 1/2। इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 12.12 न्यूटन। इसका मतलब है यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 12.12 न्यूटन नहीं होगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में कम है। तो यहाँ पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। इस पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जो अपनी वैल्यू को 10 न्यूटन पे ही एडजस्ट कर लेगा, कि इस तरफ लगने वाला जो फोर्स 2g साइन थीटा है वो भी 10 न्यूटन ही है। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 10 न्यूटन। पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे इसका आंसर बन, इस तरीके के क्वेश्चन है वो यही अप्रोच से सोल्व करने हैं। आगे जाके ऐसे और भी क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, जो कि है एंगल ऑफ रिपोज। वो वाला जो टॉपिक है उसको हम कर लेते हैं। ये है बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन बताता हूँ। कि अगर मान लो इस तरीके से अपने पास में हो, जैसे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं कितने एंगल तक उठाऊं ये ब्लॉक स्लिप करना शुरू कर दे। ठीक है, जिस एंगल पे पहली बार इसमें स्टार्ट होगी उस एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ, देता हूँ द मीनिंग, एंगल इंक्लिनेशन अल्फा और ए रफ
एट वी, ऐसा एंगल जिसके ऊपर में पहली बार स्लाइड करना स्टार्ट करता है, एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ। ऐसे अपने पास में ये डायग्राम में, ठीक है, ये जस्ट लिमिटिंग केस है, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा एंगल बढ़ा स्लाइड करना, ठीक है। जस्ट अल्फा के बारे में, का जो मास है वो एम का इस तरफ वाला कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे जो लग रहा है वो इस तरीके के दो कंपोनेंट एम जी का इस डायरेक्शन में है, वो लग रहा होगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम लग रही होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन है along द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग में फ्रिक्शन है, वैल्यू आ गई, ठीक है। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन उस डायरेक्शन में बैलेंसिंग करते हैं, वैल्यू आ जाती है नॉर्मल। फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन डिवाइडेड बाई लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन साइन अल्फा एम जी, ठीक है। राइट साइड में बन जाता है tan अल्फा, लिमिटिंग यह कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल से कैंसिल आउट जाएगा, पास में अकॉर्डिंगली जो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन tan अल्फा, या अगर हमें एंगल पोज निकालना है, अल्फा है, वैल्यू आ जाता है tan इनवर्स, इस तरीके से निकाला आ जाता है। अपने पास में एंगल अल्फा है, जो एंगल ये अपने पास है इसका, इस पे बेस्ड दो टाइप के ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं और पूछे, एक अपने पास में है इस तरीके, ऐसा सा अपने पास में लाइन प्लेन, ठीक है। यहाँ की सरफेस का फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू है बाई अंडर रूट, के ऊपर में एक ब्लॉक, जो क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड आउट नेट, जो ब्लॉक लग रहा है, इस ब्लॉक लगने वाला जो नेट फोर्स, अच्छा है नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ बात करूँ, कोफिशिएंट ऑफ या टेन यही को 30 ही एंगल ऑफ, यहाँ से जो वैल्यू क्या, ये जो ब्लॉक है ये एंगल ऑफ रखा है, ये वाला ब्लॉक करेगा ही नहीं, ये ब्लॉक का ही रेस्ट पे रहेगा, ऐसा ब्लॉक जो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा, तो न्यूटन, का आंसर, ठीक है। पी वाई क्यू में है। अगर देखो इस केस में इसी सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स इस ब्लॉक लगने वाला नेट कॉन्टैक्ट फोर्स,
लगने वाला नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे ही एम जी का इधर वाला कंपोनेंट एम जी अल्फा, एम जी का इस तरफ वाला कंपोनेंट, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसने इस वैल्यू को एडजस्ट किया हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू साइन अल्फा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल की वैल्यू है। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पास में कितना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब है जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स का वेक्टर था। कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो है नॉर्मल, एक है फ्री, का रिजल्टेंट निकालना है। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा क्योंकि पेंडिकुलर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एम जी स्क्वायर, एम जी, एम जी को ले लिया है कॉमन है, स्क्वायर अल्फा। तो जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के ही, ठीक है, नॉर्मल और फ्रिक्शन के जो रिजल्टेंट है यही इक्वल है। या और सेंस में देखो, इधर पे लगने वाले अदर मेथड है, पे लगने वाले नॉर्मल, फ्रिक्शन और एम जी, तीनों का मिला के रिजल्टेंट है। ये दोनों मिला के ही नेट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स वैल्यू हो जाती है मैग्नीट्यूड करें, ये दोनों मिला के ही एम जी है उसको बैलेंस आउट ऐसे करके भी इसकी अप्रोच है। चलो तो भाई, ये अपने पास में क्यों एक 2 kg है उसका ब्लॉक मैंने रखा हुआ है किसी ऐसी रफ सरफेस पे, और इसके साथ में लगा के 4 kg का मास लगा के उसको, इस केस में हमें निकालना है इन दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा। केजी है और जो 4 kg है इनका एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन के लिए तो पहले से ही हमने ट्रिक सीख रखी है, नेट फोर्स आलो। सबसे पहले लगाएंगे 4 का वेट, 4 का वेट बन जाता है भाई 4। 2 है, 2 का जो वेट लिखेंगे वो बन जाएगा 20 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे इसमें लग रहा होता है फ्रिक्शन। ठीक है, ये इसमें सिनेरियो होगा। इस रस्सी में जो टेंशन है वो रहेगी, सेम ही रस्सी है, इस तरफ टेंशन है। अब मैं इसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन है यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, की वैल्यू है 0.5 इंटू 20, ये लग जाएगा 10 न्यूटन। सबसे ज़्यादा वाला जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है वही लगेगा, तभी जाके एक्सेलरेशन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 40। ये ए एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, ये ए एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन निकालते हैं यहाँ पे, एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आ जाता है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन इस स्ट्रिंग के अलोंग में लगने वाला जो नेट फोर्स, स्ट्रिंग के अलोंग में लगने वाला नेट फोर्स है 40 - 10 अपॉन टोटल मास है वो। तो एक्सेलेरेशन है तो मैंने लिख दिया है 30 न्यूटन अपॉन 6, बन जाता है 5 मीटर। इस चीज़ का यूज करके अपने पास में एक्सेलेरेशन कैलकुलेट। ओके, तो ये हो जाता है इसका आंसर। बेटा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है ये, ठीक है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर, ठीक है, 3 मास पास होते हुए आ रहा है। m1 हैंग फ्रीली एंड m2 एंड m3, m1 फ्रीली हैंग कर रहा है, m2 और m3 रखे हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है।
फुली फ्रिक्शननेस है, नेग्लिजिबल मास की है। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन बताना है m1 का, अगर तीनों का मास सेम ही है तो सेम मास। ठीक है, तो तीनों जो हैं अपने पास में ब्लॉक, उनका मास माना है मैंने। अब देखो, ये वाला जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगा, ये वाला अपना वेट लगा रहा होगा mg, ये ऊपर की, ये वाला वेट अपना लगा रहा होगा mg। ऊपर वाले जो दोनों है वो रफ सरफेस पे हैं, दोनों सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है म्यू इंटू नॉर्मल, जबकि इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जो है इन दोनों क्या है, ये दो ब्लॉक हैं, ऊपर वाले दोनों ब्लॉक है। ठीक है, अब इस सिस्टम है, इसका एक्सेलेरेशन निकाल। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग में लगने वाला नेट फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगा, ये दोनों इस डायरेक्शन में। mg है, डाउनवर्ड में है, का जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा है, दूसरे का फ्रिक्शन है रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। का आंसर हो जाता है mg माइनस टू टाइम ऑफ फ्रिक्शन, माइनस टू टाइम ऑफ डिवाइडेड बाई m। 1/3, 3/3 है, उसको मैंने ले लिया है कॉमन, इधर बच गया है 1 माइनस, ये अपने पास में आ जाता है इसका। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इतना सा ही इसका आंसर है, ये अप्रोच, इससे ज़्यादा उस क्वेश्चन है भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पे बेस्ड, फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट पे ही करते हैं। एक अपने पास में है ब्लॉक, ये है 20 kg का, ये अपने पास में एक पास हो रही है, ये नीचे की डायरेक्शन में हमने मास लगाया हुआ है, ये है ब्लॉक, ये है बी। ठीक है, इधर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है की वैल्यू है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है व्हाट विल बी मास ऑफ सच दैट ब्लॉक विल, व्हाट विल बी मैक्सिमम, देता हूँ मैक्सिमम, बी का मैक्सिमम मास कितना हो कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये बी है। बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो मान लेते हैं mg। ठीक है, टू का जो वेट लग रहा है वो है 20g, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 20। पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है, इस पे फ्रिक्शन है वो लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो लग सकता है अपने पास में म्यू इंटू नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है 0.220, मतलब कि जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो इतना हो सकता है, तो मैक्सिमम मास है वो mg हो सकता है। पर हम चाहते हैं कि इनका एक्सेलेरेशन जी रहे, इसका मतलब है जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड रहे। इसका मतलब है अगर एक्सेलेरेशन है, इट मीन्स कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो mg के ही इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है इक्वल टू का मास क्या 4 kg वैस, और कुछ इसमें करने की ही जरूरत। ठीक है, इसी में एक नई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको बोलते हैं चेन प्रॉब्लम। ठीक है, जिसके अंदर में कोई चेन कनेक्टेड रहती है, चेन है वो स्लिप करेगी, उस टाइप की प्रॉब्लम है, उसमें अपने पास में क्या अप्रोच है। ठीक है, फ्रिक्शन का ही टॉपिक है चेन, तो देखो क्या होती है अपने पास में चेन प्रॉब्लम। ऐसे एक सरफेस है, इस सरफेस पे इस तरीके से एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, इस चेन को मैंने इस तरीके से लटकाया हुआ है।
ठीक है, एक यूनिफॉर्म चेन है, दैट है यूनिफॉर्म चेन, मास m एंड लेंथ l, का मास m, लेंथ है l। ठीक है, दैट x लेंथ ऑफ इट होल्ड डाउनवर्ड। x इसका जो पोर्शन है उसको मैंने इस डायरेक्शन में होल्ड कर दिया है। ठीक है, एंड x बी लिमिटिंग लेंथ, लिमिटिंग लेंथ आफ्टर it it after it will slip down। अगर इससे ज़्यादा, थोड़ी सी भी ज़्यादा लेंथ मैंने इधर शिफ्ट करी तो ये स्लिप होके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी, ये नीचे की तरफ ना गिरे। इस तरफ की जो लेंथ है यही है एल माइनस एक्स, इस तरफ की जो लेंथ है वो, ऐसा सा अपने पास में ये सिनेरियो है। ठीक है, इस वाली सरफेस है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है। ओके, अब ऐसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है, ये है अपने पास में क्यों। ठीक है, एक्सपोज ऐसा कुछ के सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास में क्या अप्रोच रहेगी वो हमें लगाना है। देखो, इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहेगा, जब एल लेंथ है उसका मास है एम, वन लेंथ है उसका मास हो जाएगा एम बाई एल, नीचे की तरफ एक्स पोर्शन ऑफ लेंथ है उसका मास बन जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, जो एल माइनस एक्स पोर्शन है ऊपर उसका मास बन जाएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस। ऐसे इन दोनों पोर्शन का जो मास है वो रहेगा। अब इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ऊपर है एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है जिसका मास है इतना। ठीक है, इतने से पोर्शन है इसका जो मास है वो। ठीक है, इसका मास है अपने पास में, इसका वेट है उसकी टर्म में लिख देता हूँ एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। इस पे नॉर्मल लग रहा है ऐसे, इसको पुली से हैंग करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मास जो लटका हुआ है, इसका जो वेट है या इसका जो मास है वो है एम बाई एल इंटू एक्स। इसको मैंने जी से लगाया, जी से मल्टीप्लाई किया तो ये वेट आ गया। अब ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है। इस ऊपर वाले केस में जो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू हो जाती है एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, और उस केस में जो फ्रिक्शन है उसको गिरने से रोकेगा, वो वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, और इसको साथ में म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो चुका है यहाँ पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये इसको गिराना चाहता है, ये इसको रोकना चाहता है, बट इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये दोनों बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स इंटू, अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू एम बाई एल एल माइनस एक्स इंटू इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट, एम बाई एल से एम बाई एल कैंसिल आउट, तो इधर बचता है म्यू इज इक्वल टू एक्स, इस तरफ बचा था एल माइनस। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला सिंपल सा ये बन जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे केस में जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि लटकती हुई लेंथ अपॉन ऊपर रखी हुई लेंथ, बस इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला बन जाता है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या इसका फॉर्मूला है उसको प्रॉपर लिख देता हूँ,
इज इक्वल टू हैंगिंग लेंथ अपॉन प्लेस्ड लेंथ। ऊपर जो पोर्शन लिखा हुआ है रखा हुआ है उसकी लेंथ है वो है प्लेस लेंथ, नीचे की तरफ जो लटक रहा है उसको बोलते हैं हैंगिंग लेंथ। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, देखो ऐसे है अपने पास में। ये वाली जो लेंथ है ये है अपने पास में 6 मीटर। इसके नीचे जो हैंग कर रखा है वो है 3 मीटर। इस केस में इसको रोक के रखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो। ठीक है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट दिस दिस चेन दिस चेन विल नोट, ये जो चेन है ये स्लिप ना। तो म्यू का फॉर्मूला आ जाता है जो अपने पास में हैंग कर रही है वो लेंथ तो है 3 और ऊपर रखी हुई लेंथ 3/6। इसका आंसर आ जाता है 1/2। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको इस तरीके से सोल्व कर लेना है क्योंकि बिल्कुल ही इसकी इजी अप्रोच है और इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच यही है। ओके, बिल्कुल भी इस केस में कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ओके, एक नेक्स्ट एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिखा जा रहा है यहाँ पे, मैं लिख के चल रहा हूँ लैम्डा से, कई बार इसको थीटा से भी लिख देते हैं या जैसे भी मर्जी है उसी भी एंगल से लिख सकते हैं, मेनली एंगल ही है। इसकी डेफिनेशन है पहले वो समझते हैं कि क्या होती है। ठीक है, पहले लिख लो इसको, इट इज एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। It is angle between net contact force and normal reaction when limiting friction is acted। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो उस मोमेंट पे जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन है उन दोनों के बीच का एंगल। ऐसे अपने पास में है कोई ब्लॉक, ब्लॉक पे मान लेते हैं राइट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा रखा है जिसकी वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको मैंने लिख दिया है, वो लग रहा है FL। इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, येलो नॉर्मल। अब इन दोनों का नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, उस फोर्स को मैंने लिख दिया है R से। R जो है वो बन गया है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है जो फ्रिक्शन और नॉर्मल से मिलके बना है उसके बीच में और जो नॉर्मल रिएक्शन है इनके बीच में एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास में आंसर। ये है नॉर्मल का और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का इधर वाला कंपोनेंट में लिखूं तो लिखा जा सकता है R कोस लैम्डा, ये नॉर्मल के ही इक्वल है। दूसरा कंपोनेंट अगर मैं लिखूँ R का इधर वाला कंपोनेंट तो बन जाएगा R साइन लैम्डा जो कि बन जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूँ तो R साइन लैम्डा अपॉन R कोस लैम्डा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल से करके ये आएगा, R से R कैंसिल आउट, ये बन जाता है 10 लैम्डा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अपॉन नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल आउट, 10 लैम्डा की वैल्यू हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और लैम्डा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बनती है 10 इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरीके से अपने पास में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ जाती है जो कि अपने पास में बन गया है 10 इनवर्स ऑफ म्यू। तो ऐसा ही सेम आंसर अपने पास में आया था जो एंगल ऑफ रिपोज किया था उसका भी, इसका भी आंसर सेम ही है। एक चीज़ को लिख लेते हैं,
एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों सेम नहीं होते हैं, वैल्यू दोनों की सेम आती है। यट जैसा कि हमें पता है एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू सेम आई है, बट एक्चुअली बोथ आर डिफरेंट। बट एक्चुअली दोनों के दोनों डिफरेंट रहते हैं, दोनों की डेफिनेशन भी डिफरेंट है और दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। देयर इज नो लिंक बिटवीन देम। ठीक है, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू ही सेम आ गई है। इस तरीके से अपने पास में है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन। अब नेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी बॉडी है जो कि स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन स्लाइडिंग सरफेस। सरफेस एक बॉडी है सरफेस पे स्लाइड कर रही है, का एक्सेलरेशन का ये निकालने वाले। देखो इस तरीके से कोई लाइन जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना दिया थीटा, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी का मास है m, का एक्सेलरेशन मुझे बताना है कितना होगा इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होता है, इस डायरेक्शन में mg का कोस थीटा आता है, mg का नॉर्मल है वो बैलेंस कर देता है, और इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में ऐसा mg साइन थीटा। तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में अनबैलेंस्ड फोर्स की इक्वेशन लगेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में जो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में बॉडी जो एक्सेलरेशन करेगी, इस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, उसका ही वैल्यू होगी साइन थीटा। एक क्वेश्चन पहले भी था जिसमें हमने इस चीज़ को डायरेक्टली यूज किया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यही बॉडी अगर रफ सरफेस पे स्लाइड कर रही हो, केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ है बॉडी स्लाइडिंग ऑन रफ सरफेस। अब इस केस में जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है रफ सरफेस। रफ और स्मूथ वाले दोनों केस हैं, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि बार बार निकालना ना पड़े। ये है इंक्लाइन का एंगल थीटा, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है, इसके ऊपर में हमने एक ब्लॉक रख दिया है, ये जो ब्लॉक है ये एम है। ठीक है, एम में इस तरफ का जो कंपोनेंट आता है बनता है एम जी थीटा, डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट नहीं लिख रहे, इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो बनता है एम जी साइन थीटा, इससे नॉर्मल की डायरेक्शन में बन जाता है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है। इस तरीके से नॉर्मल अपने एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन, ये सारे के सारे कंपोनेंट बॉडी पे लग रहे होते हैं। तो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है ए, यही एक्सेलेशन हमें निकालना है। सबसे पहले निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है।
सबसे पहले नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg को, नॉर्मल की वैल्यू यही आ गई। फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है म्यू इंटू एन, मतलब कि mg कोस थीटा, ये आ गई है फ्रिक्शन की। ठीक है, अब क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है तो अब यहाँ इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स आ जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई यहाँ का mg साइन थीटा माइनस mg डिवाइडेड बाई यहाँ का। इस पे जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा माइनस म्यू। इस तरीके से इस इनक्लाइन प्लेन के अलोंग में जो एक्सेलेरेशन आता है रफ सरफेस पे, का आंसर ये होता है। ये जो हमने एक्सेलेरेशन निकाला है जी साइन थीटा माइनस म्यू थीटा, पर जो निकाला था स्मूथ सरफेस पे जो साइन थीटा, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ, ये है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पहले, द अपर हाफ ऑफ एन इनक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली, एक इनक्लाइन प्लेन है कि ऊपर की हाफ सरफेस है वो है, तो लोअर हाफ है वो रफ है। ए ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसमें रेस्ट से एक ब्लॉक स्टार्ट करता है प्लेन के टॉप से, एंड अगेन कम टू रेस्ट एट बॉटम, नीचे आते आते तक वो रेस्ट पे आ जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ प्लेन इज बाई, ठीक है, तो जो लोअर हाफ वाली सरफेस है और जो अपने पास में ब्लॉक है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी, ये हमें निकालना है। देखो तो पहले क्वेश्चन समझो, इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, इस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, इसकी आधी आधी सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ऊपर की जो सरफेस है वो है स्मूथ, और नीचे वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये है रफ। एक ब्लॉक है जो यहाँ से स्टार्ट किया है रेस्ट से, और नीचे तक आते आते फिर से रेस्ट पे आ जाता है, नीचे तक पहुँचते फिर से ये पार्टिकल है रेस्ट पे आ गया है। ऐसा है अपने पास में एक क्वेश्चन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया था, ऐसे स्लाइड करते हुए आया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर से रेस्ट पे आ गया है। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो निकालना है, रफ सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं वो, ये अपने पास में इंफॉर्मेशन है। अब बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखो क्या है कि इसमें ऊपर वाली सरफेस है, इस सरफेस पे पार्टिकल ने जितना एक्सेलेरेशन किया है उतना ही रिटार्डेशन इस नीचे वाली सरफेस पे किया है। तो जितनी वेलोसिटी यहाँ तक में इसने गेन करी है, ये वेलोसिटी यहाँ तक में इसने लूज कर दी है। ये है इस क्वेश्चन का जो कोर कंसेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब है उस सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है वही रफ सरफेस पे रिटार्डेशन है। बस ऐसा लिखना है, आंसर आ गया आपका, खत्म बात। स्मूथ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है वो है बेटा जी साइन थीटा, रफ सरफेस पे जो रिटार्डेशन है वो है जी साइन थीटा माइनस म्यू। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया है ताकि वो रिटार्डेशन है, क्योंकि वो वेलोसिटी को स्लो कर रहा है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखेंगे तो रिटार्डेशन को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, और माइनस माइनस करके अंदर प्लस हो जाएगा म्यू कोस थीटा। जी साइन थीटा वाली टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे तो टू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कोस थीटा। म्यू से म्यू कैंसिल आउट, सॉरी जी से जी कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू हो जाएगी टू साइन थीटा अपॉन, तो म्यू की वैल्यू आ जाती है टू टेन थीटा। ये बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, और उसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंगल गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंगली और कुछ आंसर भी आ सकता था।
अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करता हूं मैं कि एक एग्जांपल है। इस तरीके से अपने पास में एक ब्लॉक है, मतलब एक वेज है। पहले तो ये तो इंक्लाइन सरफेस है 37 डिग्री, इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, द ब्लॉक विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक है ये मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ, ये है अपने पास में क्यों। अगर देखो कोई ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन भाई जीरो है। वो जो रफ सरफेस में एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला था वो लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। सी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू भर। अब देखो जैसे कि हमें पता ही है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज भी रखा है। वो वाली डेफिनेशन अपने लिए थोड़ी ज़्यादा इजी रहेगी ना। एंगल ऑफ रिपोज ही है ये 37 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा टेन ऑफ 37 डिग्री की बनता है 3/4, मतलब कि 0.75। इतना सा आंसर हो जाए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, सिमिलर टाइप पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता हूँ मैं। इस पे जो बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। एक है स्मूथ सरफेस, दूसरी है रफ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, और अपने पास में एक मास है 10 kg, एक मास है 20 kg। में गिवन है द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेस incline with block B placed on rough incline is 2:1। मतलब जो A का रेशियो है, A का एक्सेलेरेशन है और B का जो एक्सेलेरेशन है उनका जो रेशियो है वो है 2:1। इस केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है ब्लॉक B के बीच में, के इंक्लाइन के बीच। ए और बी का जो फ्रिक्शन है उसका जो एक्सेलेरेशन है उसका रेशियो आ गया है। ए तो क्योंकि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे जो आ जाता है एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू होती है जी साइन थीटा। रफ सरफेस पे हो जाती है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये अभी अभी हमने लिखा ही। यहाँ पे जी को कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ मैं, और साथ साथ में जो एंगल है वो गिवन है 45 डिग्री। जैसा कि हमें पता है साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम ही होते हैं 1/√2। यहाँ से साइन और कोस को कॉमन लेके वो भी कैंसिल किया जाता है, जी को कॉमन लेके वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो 1/1 माइनस म्यू बन गया है 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 = 2 माइनस 2 म्यू की वैल्यू हो जाती है 2 - 1 = 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/। इतना सिंपल सा है क्वेश्चन। देखो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन है इस तरीके से। इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, ये है अपने पास में इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। इसके ऊपर में एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो गिवन है। इफ एक्सेलरेशन एज एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के लॉन्ग में इसका जो एक्सेलेरेशन है वो इतना है। ठीक है, तो हमें निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड आउट काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है वो। ओके, देखो इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन गिवन है ए, ठीक है, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट है वो आ जाता है टेन जी, इसका टोटल वेट बन जाएगा टेन जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में आ जाता है काइनेटिक, तभी जाके इस तरह एक्सेलरेट करेगा। बस इतनी सी डायरेक्शन के ही कंपोनेंट लिखने थे। अब लिख देते हैं यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, इसमें से ये फोर्स घटा देंगे, टेन जी साइन थर्टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 100 साइन थर्टी है 1/2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 20। ये होती है 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 20। 20 को लेफ्ट में ले गए, फ्रिक्शन को राइट में ले गए। 20 को लेफ्ट में ले गए तो 50 माइनस 20 बन चुका है 30 न्यूटन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है की वैल्यू आ गई है 30 न्यूटन। बस इतना सा इसका आंसर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट। चलो देखो और क्वेश्चन है इस पे बेस्ट, वो भी करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस ब्लॉक का मास है m। यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है। फाइंड आउट मिनिमम फोर्स F required stop it from sliding। ऐसा मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है कि कम से कम कितना फोर्स हमें लगाना पड़े कि ये स्लाइडिंग होने से रुक जाए। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना है कि इसकी वजह से खुद से स्लाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब कि इसकी वजह से स्लाइड हो पा रहा है, ये इसको रोक नहीं पा रहा है। और कितने एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको रोक के रखने के लिए। तो क्वेश्चन है उसको पहले के अकॉर्डिंगली फिर सोचो, फिर जाके आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास में है बेटा मास रखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद में देखो ये कंपोनेंट है वो लिखते हैं। मास का इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg साइन थीटा। इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाता है mg, क्योंकि जो वेट था एक्चुअली वो mg था, ये वाला एंगल थीटा बनता है। तो ऐसे लिख देते हैं इनको डायरेक्ट ही। इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में इसके कंपोनेंट है। अब ये नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है। तो हमें इस केस में ऐसा कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फोर्स हो जो कि इसको रोक दे। इसको रोक के रखने के लिए ऐसे फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि अपने पास में है F। अब इस केस में हम निकालते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट हो गए। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल निकाल लेता हूँ। नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है mg cos थीटा। अब आ जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू mg cos थीटा। किया जाता है अपने पास में फ्रिक्शन। अब ये बॉडी है, ये नीचे की डायरेक्शन में गिरती जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में है फ्रिक्शन और ऊपर की डायरेक्शन में ही है फोर्स। ठीक है, अब इसको रोक के रखने के लिए इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको रोक के रखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो उस केस में फोर्स स्टॉप अलोंग इनक्लाइन प्लेन। इनक्लाइन प्लेन पे स्टॉपिंग के लिए ये सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए इनक्लाइन प्लेन वाले, तभी जाके ये रुक पाएगा। जितना ऊपर की तरफ फोर्स है वो है एफ प्लस फ्रिक्शन, नीचे की तरफ फोर्स है एम जी साइन थीटा। एफ प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी
साइन थीटा। जो फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू आ गई है mg साइन थीटा माइनस mg कोस थीटा। इतने से फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इसको रोक के रखने के लिए। ये आ जाता है इस केस में आंसर। इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। उस फोर्स की वैल्यू आ गई है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg। अब इस पे बेस्ड अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं। इन सेम सिनेरियो, इन सेम फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट अपवर्ड। इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करवाने के लिए हमें उस केस में कितने मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट। सेम ही सिनेरियो है जो इससे ऊपर क्वेश्चन किया है वही। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करवाना है। उस केस में कितने से फोर्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन विक्शन हम सब कुछ निकाल चुके हैं। देखो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो आ रहा है mg साइन थीटा। अब अगर मान लो मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो फोर्स ऊपर ही लगाना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ करवाना है या बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ करवाना है, उस केस में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन किस तरफ लगने लग जाएगा। उस केस में जो फ्रिक्शन है अपने मोशन का अपोज करेगा, उसमें फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगने लग जाएगा। इसमें जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसमें फ्रिक्शन अपने अब इस नए वाले मोशन का अपोज करेगा, उसको रोक के रखने में हमारी हेल्प नहीं करेगा। वो वाला सिनेरियो था अलग, ये वाला सिनेरियो है अलग। अब इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लग गया है। तो यहाँ पे जो F वाला फोर्स है इनक्लाइन प्लेन के अलोंग में इक्वेशन लिख, जो F वाला फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा। कम से कम इतना फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी निकाली ही थी, mg कोस थीटा प्लस mg साइन थीटा। ये आ जाता है मिनिमम फोर्स। इससे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। ये आ जाता है इस केस में आंसर। ये एक इम्पोर्टेंट आंसर है, आपको याद रखना है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखो, एक इस तरीके से कोई ट्रक है। ओके, ये है कोई ट्रक और इस ट्रक के सामने मैंने एक बॉक्स को लगाया हुआ है, इस तरीके से बॉक्स लगाया हुआ है। इस बॉक्स का मास है m। इस ट्रक पे कम से कम कितना एक्सेलेरेशन हो, और यहाँ वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट ब्लॉक विल नॉट स्लिप। कि ये जो ट्रक है इसका कम से कम एक्सेलेरेशन बताना है जिससे कि ये जो ब्लॉक है ये स्लिप ना करे। ठीक है, ये अपना है क्वेश्चन। तो देखो बेटा, जो ट्रक है, ट्रक को आगे की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये सिनेरियो पॉसिबल हो पाएगा। अब मैं इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा नीचे बना रहा हूँ। अगर क्योंकि ट्रक देखो मोशन में रहेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर पे सूडो फोर्स लगेगा जो कि रहेगा इस तरह एम में। ये वाली जो सरफेस है इससे नॉर्मल लगेगा, इससे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल है वो ऐसे लगेगा। mg है वो इस ट्रक को गिराना चाह रहा है, सॉरी इस जो ब्लॉक है इसको गिराना चाह रहा है, और फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो इसको गिरने से रोक रहा है। तो मेरे बच्चे
फ्रिक्शन इसको गिरने से रोकेगा तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है। अब हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना करे, तो उस सिनेरियो के अंदर में फ्रिक्शन और एम जी बैलेंस्ड हो जानी चाहिए और नॉर्मल की वैल्यू तो एम ए ही है। पहले मैं लिख देता हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड अपने पास में इक्वेशन बन जाती है फ्रिक्शन एम जी के इक्वल होना चाहिए कम से कम, तब इस केस में ये स्लिप नहीं करेगा। ओके, बस इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। एन अपॉन एफ इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। नॉर्मल को मैंने लिख दिया है म्यू एन, फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया है म्यू एन, नॉर्मल को तो ऐसे ही छोड़ दिया है। ये बन गया है ए बाई जी। एन से एन कैंसिल आउट, जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है जी अपॉन। ये वो मिनिमम एक्सेलेरेशन आता है कि जिस एक्सेलेरेशन पे हम ट्रक को चलाएंगे तो ट्रक स्लिप नहीं होगा। ये है इस चीज़ का आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पूछता हूँ। ऐसे अपने पास में एक वॉल है जो कि रफ वॉल है। ऐसी वॉल है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस ब्लॉक के ऊपर भी, इस दीवार पे एक ब्लॉक को मैंने ऐसे लगा रखा है। इस ब्लॉक को मैं कितने फोर्स से कंप्रेस करूं ये नीचे की तरफ ना गिरे। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट ब्लॉक विल नॉट स्लिप। इस डायरेक्शन में जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। चलो, इतना सा सिंपल ही क्वेश्चन है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है बेटा एफ फोर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वापिस से पढ़ो। इस फोर्स की कम से कम कितनी वैल्यू हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। तो इस सरफेस पे, इस सरफेस से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, और फ्रिक्शन वो फोर्स है जो इसको गिरने से रोकने लग रहा है। फ्रिक्शन बेटा हमेशा सरफेस के अलोंग ही लगेगा, तो ये सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नीचे लग रहा है एम जी। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। अपने पास में जो फोर्स है वो नॉर्मल के इक्वल है। सेकंड अपने पास में जो एम जी है वो फ्रिक्शन के इक्वल है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। एक दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। एफ अपॉन एम जी नॉर्मल अपॉन फ्रिक्शन। एफ अपॉन एम जी हो जाता है नॉर्मल, फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया है म्यू इंटू एन, तो एन से एन कैंसिल आउट, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है एम जी अपॉन, कम से कम इतनी वैल्यू तो इस फोर्स की चाहिए ही चाहिए जिसकी वजह से ये स्लिप ना करेगा। इतना इजी सा इसका क्वेश्चन। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है एक अच्छा टॉपिक जो कि है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, या इसको बोल सकते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, या इसको बोल देते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर में दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरीके का सिनेरियो है, या टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। इसका मतलब भी सेम ही है, एक ब्लॉक है उसके ऊपर। तो देखो, इसमें अपने पास में नीट के लेवल की जो प्रॉब्लम्स आएंगी वही लेवल तक हम करेंगे। ऐसे अपने पास में एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है M1। इस स्मूथ सरफेस पे इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है M2। जो M1 M2 है, इन दोनों के बीच की जो सरफेस है वो तो है रफ। रफ जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और जो सबसे नीचे वाली सरफेस है वो है स्मूथ जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0। अब मैं इस जो नीचे वाले ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक को F4 से खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखो क्या निकालना होता है कि अपने पास में कि कम से कम, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फोर्स में लगाऊं कि M1 और M2 स्लिप ना करें। तो ये चीज़ समझते हैं कि इसका सिनेरियो क्या होता है। कि बेटा देखो, अगर मैं इसको बहुत कम फोर्स से खींचूंगा, धीरे धीरे खींचूंगा, तो M1 और M2 दोनों के दोनों साथ साथ मूव कर जाएंगे। अगर इसको मैं फास्ट खींच लूंगा, एकदम से सडनली खींच लूंगा,
तो M1 आगे चला जाएगा, M2 स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है वो बनेगी। ओके, यही सिनेरियो है इसमें। यही हमें निकालना है कि कितने मिनिमम फोर्स से, सॉरी कितने मैक्सिमम फोर्स से मैं खींचूं तब जाके वो जो ऊपर वाला ब्लॉक है तब भी ना गिरे। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले, ठीक है, या कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि M2 स्लिप करके गिर जाए। ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे, उनको किस तरीके से सोल्व करना है, ये है अपने पास में मेन प्रॉब्लम। चलो तो बेटे करते हैं शुरू। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। इजी इजी स्टेप्स हैं, उन्हीं तरीके से ही आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले है अपने पास में फाइंड आउट द सरफेस विद फ्रिक्शन। सबसे पहला अपना काम यही होगा, ऐसी सरफेस निकालनी है जो फ्रिक्शन के साथ में है। एंड कैलकुलेट नॉर्मल टू दैट सरफेस। और वो जो सरफेस अपने पास में होगी उस सरफेस पे नॉर्मल को कैलकुलेट कर लो। पहला काम यही होगा। तो देखो ऐसे M1 और M2 रखे हुए थे, ये वाली जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। इस सरफेस का नॉर्मल कैलकुलेट करता हूँ। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो M2 का वेट लग रहा है M2G, और इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, M2 इंटू जी। पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है, इतना सही है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो देखो क्या है, फाइंड आउट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ दैट सरफेस। जो अपनी रफ सरफेस थी जिसपे नॉर्मल निकाला है, उसी सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ गया है जी, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई थी जी, नॉर्मल की वैल्यू पहले लिखी, नॉर्मल से हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, और नॉर्मल की वैल्यू क्योंकि M2 थी तो यहाँ पे म्यू इंटू M2 जी, डन है। इसके बाद में इससे नेक्स्ट है नंबर 3 स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, कि हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम उस ब्लॉक का जो बिना फोर्स के चल रहा है या जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक दैट मूव्स ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। एंड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स एक्सेलरेशंस मैक्सिमम वैल्यू। और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलो, इसमें M2 वाला ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है, क्योंकि M1 को तो ये फोर्स चला रहा है, M2 सिर्फ तभी चलेगा जब इनके बीच में अगर फ्रिक्शन हुआ। अगर स्मूथ होता तो M2 वैसे ही गिर जाता। तो देखो M2 का ही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। M2 को जो फोर्स इसको चला रहा है आगे की डायरेक्शन में, वो वाला फोर्स है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ही इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। हमें चाहिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जब लगेगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है वो आ गया है मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन इस बॉडी का मास। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी म्यू M2G अपॉन M2। ये वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जिस एक्सेलेरेशन तक दोनों बॉडी साथ चल सकती हैं। मतलब इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो यहाँ तक का एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सकता है। इतना एक्सेलेरेशन अगर दोनों का हुआ तब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। इस चीज़ को भी लिख लो। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन
such that both block moves together। ये वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जहां तक दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हो। इसके बाद में है नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। नाउ मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ होल सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है कंबाइंड सिस्टम जिसका मास है m1 प्लस m2। इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है F। बट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स मैक्सिमम जब होगा जब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। तो इस पे लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि m1 प्लस m2 एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आई थी। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स such that both block move together। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हों। नोट्स हैं इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो समझ में आ गया है बेटा। इसके स्टेप जो हैं यही वाले स्टेप फॉलो करने हैं आपने अपकमिंग क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। ऐसे अपने पास में डायग्राम है। ये है m2, इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो है m1। अब की बार मैंने फोर्स है इस ब्लॉक पे लगाया है भाई। नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है, ऊपर वाली सरफेस है वो रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स F such that both block moves together। ये है अपने पास में क्यों, मैक्सिमम फोर्स निकालना है, F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हों। ये है अपने पास में क्यों। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो बेटा मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। वो मिनिमम फोर्स निकालना है, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हों। उससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही अपने पास में इसके ऊपर में स्लिप करने लग जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है जहाँ तक दोनों एक साथ चल सकते। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो था अपने पास में वो था कि रफ सरफेस को आइडेंटिफाई करके उसके नॉर्मल निकालना। तो अपने पास में है m1, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा m1g। इसका जो नॉर्मल है वो मैंने निकाल लिया है फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है m1। तो अब ये सरफेस है, इस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल आ गया है तो इसके ऊपर में लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ जाएगा। इस पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो जाता है म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू इंटू m1 इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप है वो बॉडी आइडेंटिफाई करनी है जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। यहाँ पे जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऐसा ब्लॉक है जो कि सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और इस पर फोर्स भी लग नहीं रहा। तो फ्रिक्शन इसको किस डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन इसको राइट डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ये आगे की डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो हो जाएगा ए। एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जानी चाहिए। तो इस केस में एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन इसका मास।
यहाँ पे बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था अपने पास में वो था म्यू m1g, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है m2 से। ये अपने पास में आ गया है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन तक दोनों बॉडीज एक साथ चल रही होंगी। बट हमें निकालना है मैक्सिमम फोर्स, तो उस केस में इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर में फोर्स लग रहा होगा x, एक्सेलेरेशन होगा a। बट एक्सेलेरेशन मैक्सिमम ले रहे हैं तो फोर्स भी मैक्सिमम आ जाएगा। एफ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों बॉडीज का मास इंटू एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, तो जिसका आंसर आ जाता है ये वो मैक्सिमम फोर्स है जितने फोर्स तक में दोनों बॉडीज एक साथ चल रही होंगी। कुछ भी इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। ठीक है, आगे जाके इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक है 4 kg का ब्लॉक, एक है 2 kg का ब्लॉक। उनके नीचे की जो सरफेस है वो है स्मूथ, जो नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है। 4 kg और 2 kg के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो 0.8 है, काइनेटिक का वो है 0.6। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर में हमें 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन निकाल के बताना है। ओके, तो सबसे पहला तो अपना ये क्वेश्चन होगा कि ये पता करना कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या दोनों के दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। उस केस में वही वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो अब से पहले तक के हमने स्टेप करे हुए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया ये है रफ सरफेस, इस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल निकाल देता हूँ। ऊपर है n, नीचे है 2 का वेट जो कि है 2g। नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 2g मतलब कि 20 न्यूटन। यहाँ पे लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.8 इंटू 20। इसका मतलब है यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है वो है 16 न्यूटन। अब उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो वो वाला है अपने पास में 2 kg। तो 2 kg वाला जो है उस पे फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वजह से ही उसको एक्सेलेरेशन मिलेगा। इसको एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 16 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स और इसका मास, मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाता है इस पे लगने वाला मैक्सिमम। ओके, अब इसके बाद में अगला स्टेप होता है दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। 2 + 4 का 2 + 4 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जिस पे लगने वाला फोर्स है एफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है ए मैक्स। ए मैक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ही ली। तो अब जो मैक्सिमम फोर्स लगे वो की वैल्यू हो सकती है इसका मास जो कि है 6 इंटू इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8। इसका मतलब है 48 न्यूटन वो फोर्स है जितने फोर्स तक इतने के बीच में जितना भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी दोनों एक साथ चलेंगी। इसका मतलब है हमने जो फोर्स लगाया है वो तो 30 ही है। तो क्या स्टेटमेंट आ गई है कि दोनों के दोनों बोथ मूव टुगेदर। अब तक सिर्फ ये सिनेरियो निकल के आया है कि दोनों एक साथ चलेंगे या दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, तो ये चीज़ अपने पास में निकल के आ गई है कि भाई दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब देखो, अब हम निकाल लेते हैं दोनों का एक्सेलेरेशन। दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 2 + 4। इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है, सॉरी जो फोर्स है वो 30 न्यूटन है। इसकी वजह से एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी इस पे लगने वाला फोर्स अपॉन इसका दोनों का मास, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोथ मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। दोनों की दोनों इतने से एक्सेलरेशन के साथ में चल रहे होंगे। अब बेटा यहाँ पे अगर 48 न्यूटन है तब का ये सिनेरियो है, अगर मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगा दूँ, ठीक है, तब क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देता हूँ कि ये सिनेरियो भी हो सकता है। इन सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर में अब मैं इसको स्टेटमेंट चेंज करके क्या कर रहा हूँ कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो मैंने कर दिया है 60 न्यूटन।
ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमें पता चल चुका है 48 न्यूटन का फोर्स होता तब तक दोनों एक साथ चलते, बट अभी फिलहाल के लिए दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। तो उस केस में अपने पास में कैसा सिनेरियो बनेगा, उस केस में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो अब बेटा 4 का और 2 का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। 4 पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, 60 न्यूटन। फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे पे स्लिप करने लग जाएंगे। 2 kg पे वही काइनेटिक फ्रिक्शन सामने की डायरेक्शन में लग रहा है, तो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, तो 0.6 और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आती है 20, तो ये लग जाता है 12 न्यूटन। तो अब इस तरीके के अकॉर्डिंगली अपना एक्सेलेरेशन निकल के आएगा। ठीक है, 2 वाले का एक्सेलेरेशन देखो वो निकालता हूँ, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 वाले का एक्सेलेरेशन हो जाएगा ये फोर्स अपॉन इसका मास, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन 2, मतलब कि 12 न्यूटन अपॉन 2। इसका एक्सेलेरेशन आता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही 4 का एक्सेलेरेशन भी बता सकते हैं। 4 पे देखो राइट डायरेक्शन में क्या लग रहा है 60 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स लग जाएगा 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, तो 60 माइनस 12 अपॉन 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8 और 4 अपॉन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन 6 है और 4 kg है उसका एक्सेलेरेशन आ जाता है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में नीट के लेवल पे सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, अपने पास में जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताता हूँ। देखो एक अपने पास में है इस तरीके से ट्रक, ऐसा सा अपने पास में ट्रक है। ट्रक के ये हैं टायर्स। ठीक है, ट्रक के ऊपर में एक ब्लॉक रखा है जो कि ब्लॉक है 2 kg का। इस सरफेस पे जो लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4। तो हमें ये बताना है कि इस ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट 2 kg ब्लॉक विल नॉट स्लिप। ये अपने पास में बन गया है क्वेश्चन। सेम स्टेटमेंट है, मतलब सेम ही अप्रोच है इसकी जो अब तक क्वेश्चन पहले किए थे उसी टाइप की, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। देखो बेटा 2 है अपने पास में। ठीक है, 2 का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन। इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू आ जाती है 20 न्यूटन। यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन, मतलब कि 0.4 इंटू 20 न्यूटन। दूसरा वाला स्टेप हो गया है भाई, 8 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो 2 kg ही है जो फ्रिक्शन की वजह से जो चल रहा है, वो वाला ब्लॉक कौन सा है, 2 kg होगी, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वैसे ही नीचे गिर चुका होता। तो 2 kg है, ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जब होगा जब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एक्सेलेरेशन है। जितने एक्सेलेरेशन तक हम ट्रक को दें तो ये 2 kg वाला ब्लॉक है ये स्लिप नहीं करेगा। इतना सा इसका क्वेश्चन है, इससे आगे वाली चीज़ें इसके अंदर में हमें नहीं करनी है। डन है यहाँ तक, इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल आसानी।